Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चंस। चैप्टर कौन सा रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 10 MCQ क्वेश्चन इसी चैप्टर के डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following arrangement represent the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of given atomic species? तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम नोबल गैसेस को छोड़ दें तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके पास उनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। सिर्फ नोबल गैसेस ही तो हैं जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो उसके अलावा जितने भी हमारे पास दूसरे एटम्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ कमी रहती है, चाहे 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज ही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर रिलीज हो रही है तो उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर इन केस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या है, ऑलरेडी स्टेबल हैं, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, उन्हें जरूरत है नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। बट अगर हम चाहें कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर हम चाहते हैं अलग अलग चीजों की डिस्कवरी करना, हम चाहते हैं कि भाई हम कुछ कुछ करके देखते रहें, तभी तो अलग अलग चीजों की डिस्कवरी होती है। तो अगर नोबल गैस में मैं चाहूं कि भाई मैं जबरदस्ती का एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहती हूँ उसके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, तो वहां पे मुझे जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस के केस में पॉजिटिव हो जाती है, जबकि दूसरे जो बाकी अदर एलिमेंट्स हैं उनके केस में वो नेगेटिव रहती है। क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 287। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये हो गया Cl-। तो ऑक्टेट क्या हो गई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 288। तो ये स्टेबल हो गया इसके कंपैरेटिवली, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा और जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनर्जी में एंथैल्पी में कुछ चेंज आया और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नोबल गैस के केस में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर जो आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है ग्रुप 16 और एक दे रखा है ग्रुप 17। ग्रुप 16 के आपको दे रखे हैं ऑक्सीजन और सल्फर। क्या होता है, उस से टी पी लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 में आपको दिया है फ्लोरीन और क्लोरीन। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 2 एलिमेंट्स दिए हैं ग्रुप 16 के और 2 एलिमेंट्स दिए हैं ग्रुप 17 के। तो अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन को पकड़ा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2,6। अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो इन्हें सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, जबकि इनके केस में इन्हें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तब जाके ये क्या होंगे, स्टेबल। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हो गया O-, फिर इसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा O2- और 288। और यहाँ से ऑक्सीजन से भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी पहली इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करता है तो Eg की वैल्यू नेगेटिव होती है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके Eg की वैल्यू पॉजिटिव आती है। उस पर थोड़ी देर में आएंगे, पहले एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट है। तो आप ये देखिए कि जो हेलोजेंस हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, इन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल। जबकि ग्रुप 16 वाले जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं, इसमें है 2,6, इसमें है 2,86। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है और तब जाके ये क्या होंगे, स्टेबल।
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है और जल्दी से स्टेबल होने की क्षमता है वो क्या रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी, जल्दी स्टेबल हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। तो हैलोजेंस की जो ईजीई की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है, वो जितने भी अदर ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे ईजीई की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव आएगी। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है इनकी ईजीई की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन फ्लोरीन आगे है, तो ये हमारा मे बी आंसर हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर आगे हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी सल्फर ऑक्सीजन आगे है हैलोजन से, तो ये भी गलत है। तो आपका जो आंसर है वो ए या डी में से कोई हो सकता है। क्लियर है। अब नॉर्मली क्या लगता है हमें कि भाई जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए और वो ज्यादा ईजीई की वैल्यू उसकी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ये है कि किसी एटम की कितनी अच्छी क्षमता है, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ आकर्षित करने की। और ईजीई में हम बात करते हैं कि किसकी अच्छी क्षमता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेने की। यहाँ पर अट्रैक्शन चल रहा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्टेंस चल रही होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है यहाँ पर। अब देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे बात चल रही है फ्लोरीन की और क्लोरीन की। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो इसकी वॉल्यूम अच्छी है। फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की वॉल्यूम अच्छी है, तो इसके पास स्पेस अच्छा होता है, सफिशिएंट होता है कि अगर ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसके बाद स्टेबल होकर एनर्जी रिलीज करे। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल कर रहा है, बट फ्लोरीन का साइज जो है ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, और उसी छोटी सी जगह में जिसमें ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और हम चाह रहे हैं एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, 10वां इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, और स्पेस है नहीं। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इतना स्टेबल नहीं हो पाता जितना स्टेबल कितना क्या है क्लोरीन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों चाहते हैं कि अपने घर में गेस्ट को बुलाए, पर एक का घर बहुत छोटा है और जगह नहीं है गेस्ट को बिठाने की। ठीक है, तो गेस्ट आ रहे हैं उनके घर, बट फंस के बैठ रहे हैं और बहुत ही अनकंफर्टेबल सा हो रहा है सब कुछ, पूरा सिनारियो। ठीक है, और दूसरा जो पर्सन है उसके वो भी गेस्ट को बुला रहा है, बट उसके घर में जगह काफी अच्छी है, खुली सी जगह है, तो जब वो गेस्ट को बुला रहा है तो वो भी खुश है, गेस्ट भी खुश है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाला माहौल। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई ज्यादा खुश रहता है तो वो क्लोरीन रहता है, ये ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है फ्लोरीन के। ठीक है, तो क्लोरीन की ईजीई की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है फ्लोरीन से। सेम सिनेरियो यहाँ पे है। ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आफ्टर फ्लोरीन, इसका भी साइज जो है वो छोटा होता है और सल्फर का बड़ा होता है। तो सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ज्यादा खुश रहेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही एनर्जी रिलीज करेगा, बट सेकंड ये कह रहा है कि मेरे पास स्पेस तो है नहीं, चलो पहला इलेक्ट्रॉन तो मैंने फिर भी किसी तरीके से घुसा लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ये लेके खुशी नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये भी एक सवाल आता है कि भाई क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की पहली ईजीई की वैल्यू नेगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक में हमने 2 तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्लोरीन का ज्यादा है ईजी फ्लोरीन से और सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, डी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। यहां से भी देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की ना आप रिएक्शन याद कर लो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, तो यहां से आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं।
ठीक है। और जैसे ये अगर आप बात करें हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की, तो जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है क्लोराइड एंड क्लोरेट का। तो अगर आप इसको देखो, रिएक्शन को लिखकर देखो, आपको NaCl और NaClO3 मिलता है, ठीक है, Cl2। तो 0 से आपका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कंपेयर करोगे तो आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी देखने को मिलती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिएक्शन लिख के दे दे और पूछें कि कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन ये शो करता है। और जब ये हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्लोराइड और क्लोरेट देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों की रिएक्शन लिख देती हूँ, आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसे अच्छे से याद कर लो, और उन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ तो ये बनाता है क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बनाता है? क्लोराइड। और क्या बनाता है? इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है क्लोराइड और क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, ठीक है। मैं सिर्फ क्लोरेट लिख रही हूं। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आपसे क्या पूछा है। आपसे ये पूछा है क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट, आपसे ये पूछा है क्लोराइड या फिर क्लोरेट, ठीक है। तो हमें जो सवाल में बोला था, इन्होंने कहा था कि क्लोरीन अगर रिएक्ट कर रहा है हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा क्लोराइड एंड क्लोरेट, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरेट, ठीक है। यहीं पे मैं आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में भी बता रही थी। लाइक जैसे अगर हमारे पास Cl2 है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0 क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म में है, यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पे आप निकाल लीजिए क्लोरेट में सोडियम हटा +1, ठीक है, ClO3 माइनस, क्लोरीन को हमने X माना, ऑक्सीजन 3 है, -2 इक्वल टू -1, तो X की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई? +5, -6 वहां जाके +6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास +5। तो ऑक्सीजन का 0 से -1 में जब जा रहे हैं कम हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन। और क्लोरीन का ही 0 से जब हम +5 में आ रहे हैं, बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एलिमेंट का जब रिडक्शन भी हो तो उसे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां से सवाल डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के टर्म्स में भी आ सकता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन में कहा है 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन एंगल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम SF6 की बात करें, SF6 में सल्फर ऐसे सेंटर में रहेगा, ठीक है। 4 फ्लोरीन जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर के तौर पे अरेंज रहेंगे और 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी। तो ऑक्टाहेड्रल जो है उसमें सारे के सारे सल्फर और फ्लोरीन के बॉन्ड इक्वल लेंथ के रहेंगे, सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। तो ऑल एंगल्स जो हैं इसमें वो कैसे हैं? 90 डिग्री के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं CF4 की। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड जब वो बना रहा है तो वो अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज कर रहा है। किस तरीके से अरेंज कर रहा है? टेट्राहेड्रली। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में भी सारे एंगल कितने होते हैं? 109.5 डिग्री के। तो ऑल एंगल्स यहाँ पर 109.5 डिग्री के हैं। नेक्स्ट है XCF4। XCF4 में जिनॉन 4 फ्लोरीन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और 2 हमारे पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहेगी। सारे के सारे इसमें एंगल कैसे रहेंगे? 90 डिग्री के। फिर है SF4, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। SF4 में सल्फर जो है एक लोन पेयर रहता है और 2 फ्लोरीन जो है वो इस तरीके से रहेंगे, जैसे इक्विटोरियल
बॉन्ड्स जो होते हैं, सारे एंगल इसमें कितने होते हैं 120 डिग्री के, ऐसे 3, ठीक। तो इन 3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, और जो 2 फ्लोरीन है वो ऐसे एक्सियल पोजीशन पर रहते हैं, ठीक। और इसकी सी सॉ जो है वो शेप बनती है। तो ये जो परपेंडिकुलर रहते हैं ये प्लेन में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा था 2 टाइप के फ्लोरीन एंगल्स प्रेजेंट हैं किस मॉलिक्यूल के अंदर, तो आंसर है SF4। इसमें एक ये वाला जो है 90 डिग्री का बना रहा है परपेंडिकुलर वाला, और बाकी के जो इक्वेटोरियल हैं वो 120 डिग्री के बना रहे हैं, ठीक है। फिर है इन अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय IR infrared rays action on O2, high pressure on O2, action of electric discharge on O2 and UV action on O2। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में स्पेशली स्ट्रेटोस्फीयर में जब ओजोन फॉर्म होता है तो वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। HNU वैसे सनलाइट के लिए हम यूज करते हैं, पर मैं यहाँ यूवी लिख रही हूँ। तो ये टूट जाता है ऐसे रेडिकल की फॉर्म में, और फिर यही रेडिकल जो है बाद में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके ओजोन O3 बनाते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की उसमें ओजोन किसकी वजह से बन रहा है, तो वो बन रहा है अल्ट्रावायलेट एक्शन, ठीक है, यूवी एक्शन जो है O2 पे। तो इसका आंसर है डी। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इन अ डीप सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन यहां से नहीं आया तो इसके सॉल्यूशन चैप्टर में से आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहां पे हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में हम इसको पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन का जो डाइल्यूशन है वो किया जाता है हीलियम गैस के साथ, क्योंकि हीलियम गैस जो है वो हमारे ब्लड के अंदर स्पैरेंगली सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब डाइल्यूट किया जाता है सिलेंडर्स में तो वहां पर हम नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस को भी यूज करते हैं। द नोबल गैस नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय कोकोनट चारकोल इज, जो कोकोनट चारकोल से एब्जॉर्ब नहीं होती है नोबल गैस वो होती है हीलियम। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा मोस्टली एब्जॉर्ब कर ली जाएगी नोबल गैसेस में से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जिनॉन, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा नॉट एब्जॉर्ब्ड, तो हीलियम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या होते हैं जो जल्दी से टूट कर क्या दे दे H+। अगर हम बात करें इनकी, हाइड्रोजन का साइज फिक्स है, हाइड्रोजन छोटा फ्लोरीन छोटा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन छोटा क्लोरीन का साइज बढ़ गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का भी उतना ही है, ब्रोमीन का साइज बढ़ गया, फिर हाइड्रोजन उतना ही है, आयोडीन का साइज और बढ़ गया। तो यहाँ पर साइजेस जो हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। तो जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा वीक है, और क्योंकि वीक है जल्दी टूटेगा तो जल्दी H+ देगा। तो इनमें से कौन है जो सबसे अच्छा एसिड हुआ, जो जब सबसे जल्दी H+ दे दे, तो इसका आंसर हो गया HI। इसी को आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वीकेस्ट एसिड कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा यानी कि HF, अगर आपसे वीकेस्ट एसिड पूछ रहे हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है, जाहिर सी बात है। तो किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, HF का। तो HF बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिर है अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट बेसिक इज। लीस्ट मतलब कम, सबसे बेकार। बेस क्या होता है, बेस हम उसे कहते हैं जो लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखे, ठीक है। तो सबसे अच्छा बेस जो है वो होता है नाइट्रोजन, क्योंकि इसको जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दिखती है ये फटाफट अटैक कर देता है। अब सवाल ये आता है कि लोन पेयर तो सबके पास है, तो उसमें हमारे पास नाइट्रोजन ही अच्छे बेस की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज होता है छोटा, और उसका साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, मैं हूं और मेरा पैसा है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है,
एक बैंक में, दूसरे बैंक में, फिर किसी पर्सन को दे रखा है, फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे किसी एक पर्सन को देना है, तो मुझे टाइम लगेगा यहां से पैसा निकालने में, वहां से पैसा निकालने में, वहां से पैसा निकालने में, वहां से पैसा निकालने में। बट अगर मैंने पैसे को एक ही जगह इकट्ठा करके रख रखा है तो मुझे ट्रांसफर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह इकट्ठी रहती, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। जिनका साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कैसी रहेगी, डिफ्यूज फॉर्म में रहेगी, फैली हुई रहेगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जल्दी अटैक कर देगा। अब नाना, पाटेकर, असरानी सब बीमार, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे बेकार बेस होगा वो बिस्मथ होगा, बट इस समय ऑप्शन में बिस्मथ नहीं दिया, नाइट्रोजन दिया है, फॉस्फोरस दिया है, आर्सेनिक दिया है और एंटीमनी दिया है। तो इनमें से सबसे बड़ा साइज चारों में किसका हो गया, एंटीमनी का, तो ये सबसे बेकार बेस हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता मोस्ट बेसिक, सबसे अच्छा बेस कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, अमोनिया। फिर है टेलिंग ऑफ मर्करी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, आपको पता है हम मर्करी को काफी जगह यूज करते हैं, थर्मामीटर में यूज करते हैं, बैरोमीटर में यूज करते हैं ना। तो क्या होता है कि जब हम मर्करी की रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ, ठीक है, तो वो अपना मिनिस्कस लूज कर देता है और रिएक्शन के दौरान वो बनाता है मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो इसमें लिखा है टेलिंग ऑफ मर्करी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो टेलिंग ऑफ मर्करी हो रही है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से हो रही है, मर्क्यूरस ऑक्साइड की वजह से हो रही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश प्रोसेस। ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आता बहुत ज्यादा है, सब्जेक्टिव पेपर होता था तो डिस्कस करना आ जाता था इन डिटेल 3 मार्क्स में, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं आपको 3 एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बता दूंगी, तो आपके यहाँ से इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रिक एसिड के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है। इससे हम नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। हैबर्स प्रोसेस जो है इससे हम अमोनिया बनाते हैं NH3, ठीक है। और अगर हम डेकॉन्स प्रोसेस की बात करें तो इससे हम क्लोरीन बनाते हैं Cl2, ठीक है। तो इनमें चारों में से अगर कोई भी आपके पेपर में आया तो अब आप इस क्वेश्चन से कर सकते हो, आपको पता है कि कौन सा प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिर है एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन। अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। 2 ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं और एक के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है और ओवरऑल ओजोन जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो हमें यह पता है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड है यानी कि क्या हो गया, 1 सिग्मा 1 पाई, और यहां पर सिंगल है यानी कि क्या हो गया, 1 सिग्मा। तो ओवरऑल 2 सिग्मा और 1 पाई हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई और 2 सिग्मा। तो यहां पर हमारे 2 सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गया, ठीक है। फिर है द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैस की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होती है, वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सेल्फ भी कंबाइन नहीं करते, अकेले पड़े रहते हैं सिंगल एटम की फॉर्म में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। तो ये सिंगल एटम की फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 1। अगर आपसे कोई पूछ ले O2 मॉलिक्यूल की तो ये 2 एटम से मिलके बन रहा है, एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2। अगर आपसे ओजोन की पूछ ले कोई, क्या हो गई, 3। जितने एटम से मिलके वो बन रहा है वो उसकी एटॉमिसिटी होगी, ठीक है। तो ये सिंगल होते हैं इसलिए इनकी एटॉमिसिटी की वैल्यू हो गई 1। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये वीडियो खत्म करें उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कल जैसे मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे कि आप जो नोबल गैसेज हैं उनके स्ट्रक्चर अच्छे से कर लीजिए, ये पढ़ लीजिए कि वो कैसे है, किसके तरह आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं,
फिर मैंने आपको कल बताए थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में, ठीक है, सल्फर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे ओजोन को अच्छे से कर लीजिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को जरूर पढ़ लीजिए। इंटर हैलोजन कंपाउंड से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही साथ जो आपके ये है फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स H3PO3 हो गया, H2PO4 हो गया, ये जरूर कर लीजिए, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अमंग द गिवन कंपाउंड द इंटर हैलोजन कंपाउंड इज, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब ये होता है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ गया, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जुड़ गया, ब्रोमीन आयोडीन के साथ जुड़ गया। हैलोजन्स हमारे होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब ये आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे ICl है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ClF3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन हैलोजन नहीं है, हाइड्रोजन हैलोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन है, बट डिफरेंट हैलोजन्स होने चाहिए, ये सेम ही हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गया ये। ClF3 की शेप भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिए ClF3 की जो शेप होती है वो T शेप होती है, इस तरीके से ये T शेप में एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्री अगर कोई पूछ ले तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी। फिर है रोम्बिक सल्फर, ये जरूर कर लीजिए आप, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, इनकी वो अल्फा बीटा फॉर्म जरूर पढ़ लीजिए। तो रोम्बिक सल्फर इज ऑफ डैश कलर, कैसा होता है ये, येलो कलर का होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे और वो भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।